संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यह पंक्ति लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्होंने अपनी रचना साकेत में राम के बारे में लिखा कि मैं यहाँ भूतल पे स्वर्ग का संदेश नहीं लाया हूं, भूतल को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं। दोस्तों ना राम राम नमस्कार। हम लोग आज मैथिली शरण गुप्त की चर्चा कर रहे हैं। एक सीरीज हमने प्रारंभ की कि नेट जेआरएफ वाले कवियों पे विस्तृत चर्चा हम लोग करें। 5, 8, 10 मिनट की एक वीडियो में एक कवि को हम ठीक से पढ़ लें, जान लें उस कवि को, जिससे प्रश्न लगातार हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उन कवियों में महत्वपूर्ण कवि, आधुनिक काल के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी ने कहा कि आप तो राष्ट्र कवि हैं, जिनकी लिखी हुई भारत भारती भारत भर में, समस्त भारत भर में लोगों के कंठ का हार बन गई। लोगों ने याद कर लिया, रट लिया था जिस भारत भारती को, उसको रचने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। आपको पता है कि उनका जन्म झांसी के पास में होता है, चिरगांव नाम के गांव में। झांसी के जो लोग हैं उनके लिए गर्व की बात है कि उनके यहाँ इतना बड़ा कवि, इतने बड़े कवि ने उनके यहाँ जन्म लिया। मैथिली शरण गुप्त, तस्वीर मेरी इस तरफ दिख रही है आपको। जन्म का समय देखें 3 अगस्त 1886, और इनके गुरु सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के लंबे समय तक संपादक रहे। सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब लिखा उर्मिला विषयक कवियों की उदासीनता, उसी निबंध से प्रेरित होके, उसी बात से प्रेरित होके मैथिली शरण गुप्त ने अपना ग्रंथ साकेत लिखा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरणा स्रोत हैं, इनके गुरु हैं। माता पिता का नाम सेठ रामचरण एवं काशीबाई है, लेकिन माता पिता के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है गुरु के संबंध में, प्रश्न पूछा जाता है गांव के संबंध में, या कवियों के जीवन काल के क्रम पूछ लेते हैं। तो आपको यह सन भी पता होना चाहिए कि किस जगह किस समय इनका जन्म हुआ था। तो मिलान करने के लिए देंगे तो जिला पूछ लेंगे कि कहां पे किस शहर में किस कवि का जन्म हुआ। तो एक तरफ कवियों के नाम होंगे, एक तरफ उनके शहर होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चिरगांव झांसी में जन्म हुआ। जन्म किस समय हुआ ये भी ध्यान रखना चाहिए। 3 अगस्त 1886 में जन्म हुआ, क्योंकि कालक्रम पूछ लेते हैं कवियों का। पिता का नाम सेठ रामचरण, माता का काशीबाई, ध्यान रहा। उपनाम राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मिली है भारत भारती से। महात्मा गांधी इनको राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। भारतीय संस्कृति के सजग पहरी हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। हमारी संस्कृति की बात अपनी कविताओं में रखने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। आधुनिक युग के तुलसी गणपत चंद्रगुप्त ने कहा, और कई आचार्य ने यह बात कही कि रामचरितमानस जो बाबा तुलसी ने आज से 500 साल पहले लिखी, रामचरितमानस के बाद अगर राम कथा पे कोई श्रेष्ठ काव्य, कोई उदात्त काव्य, कोई बहुत बढ़िया कविता लिखी गई है तो वो साकेत की रचना है। यानी रामचरितमानस बाबा तुलसी के बाद मैथिली शरण गुप्त का स्थान उस स्तर पर आता है। हमें समझना चाहिए उनका महत्व। सामंजस्यवादी कवि इनको रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह सामंजस्यवादी कवि है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं कौटुंबिक कवि मात्र हूं। इन्होंने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाले स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र यह कहते हैं। इन्हें हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हरगीत का छंद का प्रयोग बहुत किया है, हरगीत का छंद का प्रयोग ज्यादा किया है, तो इन्हें हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाओं की चर्चा हमें करना चाहिए। रंग में भंग इनकी पहली रचना है जो 1909 में प्रकाशित हुई है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होने वाली रचना इनकी भारत भारती है। पंचवटी लिखते हैं, अनग इन्होंने लिखा, हिंदू, वक संगार 1927 में, वन वैभव 1940 में, वक संगार वन वैभव, ये दोनों पुस्तकें महाभारत के कथानक पे लिखी गई। विकट भट्ट, साकेत, सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तकों में भारत भारती के बाद साकेत आती है। साकेत जो उर्मिला के विषय पे लिखी गई, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विषय पे साकेत पुस्तक अमर हो गई है, अमर कृति है ये। यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, कुणाल गीत, काबा और करबला, पृथ्वी पुत्र, जय भारत, विष्णु प्रिया, रत्नावली। मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन महिलाओं को, जिन स्त्री पात्रों को इतिहास में कम महत्व दिया गया, उनको उल्लेखित करने का, अमर कृति बनाने का काम मैथिली शरण गुप्त ने किया है। उनको उल्लेखित करने वालों में साकेत, जिसमें उर्मिला के बारे में लिखा गया है, यशोधरा, जिसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा की चर्चा की गई है, रत्नावली, जिसमें तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की चर्चा की गई है। तो ऐसे स्त्री पात्रों की चर्चा ये करते हैं जिनकी चर्चा इतिहास में नहीं की गई, जो बहुत महत्व की व्यक्ति थी, लेकिन उनकी चर्चा उतनी नहीं की गई, इतिहास में महत्व नहीं दिया गया। ठीक।
साकेत राम कथा पर आधारित है, 1931 में प्रकाशित राम कथा पर आधारित। उर्मिला का विरह इसमें मुख्य रूप से आया है, हमने इसकी चर्चा की। जय भारत लिखते हैं, महाभारत की कथा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना, ये दो इनके महाकाव्य हैं, ये दो इनके महाकाव्य हैं। महाकाव्यों की परंपरा बहुत सुदृढ़ होती है। महाकाव्य किसको कहते हैं आपको पता होगा, जिस एक काव्य में किसी एक व्यक्ति का पूरा जीवन व्रत हो, जिस एक काव्य में किसी एक व्यक्ति की सारे जीवन की घटनाएं आ जाएं, उसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग हो, तो बहुत सारे छंदों का एक व्यक्ति के सारे जीवन का ये साकेत और जय भारत में मिलती हैं। इसके बाद उनके खंड काव्य हैं। खंड काव्य का अर्थ होता है कि जिसको प्रबंध काव्य शैली में तो लिखा गया लेकिन पूरा जीवन उसमें नहीं आया। तो पूरा जीवन जिसमें नहीं आता उसमें भारत भारती है, देश प्रेम की चर्चा इसमें मिलती है। महाभारत का प्रसंग जयद्रथ वध है। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य, पंचवटी जब राम सीता लक्ष्मण वन जाते हैं तो पंचवटी में आश्रम बनाते हैं, तो पंचवटी का वो प्रसंग, वो सौंदर्य पंचवटी 1925 में प्रकाशित हुई, इसमें मिलती है। नहुस राजा, एक पौराणिक राजा नहुस हुए, उनकी चर्चा, पौराणिक राजा नहुस की चर्चा इस पुस्तक में है। सिद्धराज, गुजरात के राजा जय सिंह सिद्धराज के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक वर्णन इसमें है। अब मैंने कहा था कि उपेक्षित नारी पात्रों की चर्चा ये करते हैं। साकेत के बारे में हमें पता ही है। साकेत के अलावा यशोधरा, विष्णुप्रिया और रत्नावली, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की जीवन गाथा है। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया की जीवन गाथा विष्णुप्रिया में मिलती है, और तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की रत्नावली पुस्तक में ये सारे खंड काव्य इसमें लिखे गए। और इन खंड काव्यों में इन महिला पात्रों का, नारी पात्रों का जिक्र किया गया, इनको महत्व दिया गया, इन पात्रों को अजय अमर किया गया, बड़ा किया गया। ये मैथिलीशरण गुप्त का कृतित्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस समय नारी पात्रों को उल्लेखित करना सामान्य बात नहीं थी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से संभव हुआ है। इन्होंने बहुत से काव्य अनुदित भी किए, बांग्ला के और संस्कृत के। प्लासी का युद्ध, विरहिणी विराजंगना, मेघनाथ वध, वत्स श्रृंगार, ये बांग्ला के हैं, इनको इन्होंने अनुदित किया। संस्कृत से स्वप्निवास वध्यता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक, ये संस्कृत के ग्रंथ है। ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों में रंग में भंग है, यह पहली कृत। चित्तौड़ के राजपूत राजाओं का वीरता वर्णन है। रंग में भंग पहली कृति इसलिए महत्वपूर्ण है। विकट भट्ट, जोधपुर के राजपूत राजाओं योद्धाओं की वीरता का वर्णन। द्वापर युग के पात्र इसमें आते हैं। काबा और करबला, मुस्लिम संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द को दर्शाया गया। और कुणाल गीत में सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल के जीवन पर आधारित ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। ये इनकी पुस्तकें और उनके बारे में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सन के सहित मैंने बताया कौन सी पुस्तक कब प्रकाशित है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कौन सी पुस्तक कब प्रकाशित है। राम पर लिखते हुए इनकी बात, इनका काव्य, इनके शब्द क्या होते हैं। मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं, राम तुम्हारा रूप स्वयं ही काव्य है। राम के बारे में जब लिखते हैं मैथिलीशरण गुप्त, तो उनकी पंक्ति क्या कहती है कि राम तो अपने आप में इतना बड़ा किरदार है कि जिनके ऊपर जो भी व्यक्ति बात कहेगा वो कवि बनी जाएगा। उन्होंने लिखा, राम तुम्हारा रूप स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। और कवियों को दिशा देने का काम भी वो करते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कवियों को समझाते हुए राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए कवियों को काम करना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन के लिए कवि कविता ना लिखें, ऐसी बात मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं। मैथिलीशरण गुप्त की और कौन कौन सी कविताएं जो आपने सुनी हैं, आप तक पहुंची हैं, आपके ध्यान में आती हैं, परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इन कविताओं को आप कमेंट में बताएं। हम फिर किसी नए कवि के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।